गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ एक एक करके। मेरा पहला क्वेश्चन है सर, सीवीएस रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है तो अबॉर्शन कराना क्या सेफ़ होगा? फिजिकली कितना सेफ़ है ये? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बैनर्जी जबलपुर से, और मेरे सुनने और देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। और काफ़ी तकलीफ़ भरे दिनों से गुजर के आए हैं और सब आशा करते हैं कि सब सेफ रहें और बहुत प्रिकॉशन, सब कोई प्रिकॉशन लीजिए, वैक्सीनेशन लीजिए। ये जो क्वेश्चन है सीवीएस का, ये बड़ा वेग क्वेश्चन है कि किस लिए सीवीएस कराया और सीवीएस में क्या प्रॉब्लम आई और किसके कारण एबॉर्शन करना पड़ रहा है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के डिसीजन के ऊपर। और जहाँ तक सेफ्टी और प्रॉब्लम वाली बात है, ये चीज़ें आप अपने जो गायनिक है उससे आप डिस्कस करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। सर मुझे पीसीओडी है और मेरा ब्लड शुगर रैंडम 75 है, थोड़ा सा लो है। तो क्या पीसीओडी में 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन ले सकती हूँ? इससे शुगर लेवल और कम तो नहीं होगा? नहीं, आप इतनी चिंता मत करिए। आपका यदि ब्लड शुगर लेवल कम है तो वो रैंडम फास्टिंग होगा। और आप यदि खाना खाने के बाद का आप एक जीटीटी करा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके डॉक्टर ने जो आपको मेटफॉर्मिन दी है, नॉर्मली हम लोग 2-3 महीने के लिए वो देते हैं। सर पीरियड मेडिसिन के बिना नहीं आते और आए तो बिना पिल्स के स्टॉप नहीं होते, मुझे पीसीओडी है क्या? ऐसे क्वेश्चन में ऐसा पीसीओडी है क्या बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पीसीओडी में जो उसके क्राइटेरिया हैं, अल्ट्रासाउंड का क्राइटेरिया है, पीरियड का एबनॉर्मल का क्राइटेरिया है, हाइपर एंड्रोजनिज्म और बायोकेमिकल का क्राइटेरिया है, ये फिट होना चाहिए तब पीसीओडी बोल सकते हैं। वो आप जांच कराने आएंगे या आप किसी अच्छे गायनिक से आप या एंडोक्राइन वालों से जांच कराइए तो अच्छा रहेगा। सर मैंने मार्च में आईवीएफ कराया बट सक्सेस नहीं हुआ। मेरा एएमएच 1.1 है। हाँ, 1.1 है। ओके। मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक है। क्या हमें आईवीएफ में सक्सेस मिल सकती है? 1.1 तो देखिए, आईवीएफ में तो अच्छे एएमएच के भी कई बार प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं, और 1.1 थोड़ा लो एएमएच है। बट मैं ये कोशिश करता हूँ कि लो एएमएच में जितना हो सके आप आईवीएफ के अटेम्प्ट लेके एम्ब्रियो को कलेक्ट कर लीजिए, फ्रीज कर लीजिए, ताकि आपका एएमएच दिन ब दिन घटेगा। तो 2-3 साइकिल करके यदि आप एम्ब्रियो को पूल कर लें, फिर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो ज़्यादा अच्छा है। सर मेरे हस्बैंड को एजोस्पर्मिया है। मैंने ऑपरेशन भी करवाया और आईवीएफ भी कराया, लेकिन प्रेगनेंसी हुई, लेकिन बीटा एचसीजी का लेवल डबल नहीं हुआ। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहलाती है। और यदि बच्चा बहुत अच्छा स्वस्थ नहीं है तो नेचर उसको स्विच ऑफ करती है। ये कुछ हद तक आपके अच्छे के लिए भी है। आपको फिर से ट्राई करना चाहिए यदि आपके स्पर्म हस्बैंड के टीसा में यदि स्पर्म निकले थे तो। सर लॉकडाउन के कारण मुझे 4 सेल स्टेज डे 2 एम्ब्रो ट्रांसफ़र किया गया। इसका सक्सेस रेट कितना होगा? प्लीज़ आंसर मी। देखिए, ये आप यदि देखेंगे तो सेकेंड डे 4 का भी बहुत अच्छा सक्सेस रेट होता है। और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे और अच्छे एम्ब्रियो और सेकेंड डे वाले भी प्रेग्नेंट होते हैं। सर पीसीओडी में कंसीव कैसे करें? कौन सा ट्रीटमेंट सही होगा? पीसीओडी के जो ट्रीटमेंट कंसीव करने के लिए बेसिकली जो क्लोमिफेन साइट्रेट या लेट्रोजोल दिया जाता है, पर उसमें आप ये कोशिश करिए कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो फिर लेप्रोस्कोपी करना पड़ता है, ओवेरियन ड्रिलिंग करनी पड़ती है। चूँकि ये लंबे समय तक चलती है तो कई बार मैं आईवीएफ की सलाह देता हूँ, उसमें एम्ब्रियो का फ्रीज़ कर लें। तो जो बेसिक ट्रीटमेंट, सबको एकदम जाके आईवीएफ कराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हो क्लोमिफेन साइट्रेट से या लेट्रोजोल से, बट ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है कि ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। सर मुझे रिकरेंट अबॉर्शन होता है, क्या करूं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाता है, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, ऐसा 3 बार हो चुका है। कोशिश ये करना चाहिए जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, यदि उसका आप कम से कम एक कैरियोटाइप या माइक्रो एरे करा लें तो आपको अंदाज होगा कि किस लिए हो रहा है। कुछ ऐसा एन्यूप्लॉइडी या विदाउट एन्यूप्लॉइडी या फिर कोई माइक्रो डिलीशन है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम कहीं से आ रहा है कि नहीं, ये देख लेना बेहतर है। पर आपका चूँकि अबॉर्शन पहले हो चुके हैं तो आप बाकी टेस्ट जब करा लीजिए जो एक रूटीन अबॉर्शन में कराए जाते हैं, और एक बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। नेचुरल प्रेगनेंसी होने की संभावना काफ़ी रहती है, इवन दो 4 या 5 अबॉर्शन हो जाए।
सर प्लीज़ मेरी बात का आंसर ज़रूर दीजिए। हमारे बेबी को स्पाइना बाइफिडा था, जिसकी वजह से 7 मंथ में डिलीवर करना पड़ा। अब नेक्स्ट बेबी प्लान करने में कितना गैप रखना है और कोई टेस्ट कराना है, क्या सावधानी रखना है, आगे हो सकता है कि नहीं? आगे हो सकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है जिनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रहता है, बट आपको डॉक्टर ने ज़रूर आपको फोलिक एसिड दिया है। यदि नहीं दिया तो आप 5 मिलीग्राम BD या 5 मिलीग्राम एक दिन में एक टैबलेट स्टार्ट करिए, 2-3 महीने लेके फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए। बहुत लंबा गैप देने की ज़रूरत नहीं है। खूब अच्छा एक टारगेट स्कैन यदि आप कराएंगे तो आपको 3 या 4 महीने में, इवन अभी ओपन स्पाइना बाइफिडा पहले जो हम एंटी स्कैन करते हैं उसमें भी कुछ फीचर्स हमको दिखाई देते हैं, उसमें हम पकड़ सकते हैं कि इस बच्चे को ओपन स्पाइना बाइफिडा होगा कि नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर मैं झारखंड से हूँ, बहुत दूर से हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, बट मुझे ये बताइए कि आने के पहले मैं क्या क्या प्रिपरेशन करके आऊँ जिससे मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और जो बाहर से आते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको मिनिमम स्टे रहे, पर हम उनको ये बोलते हैं कि आप 2 दिन का टाइम लेके देवें। ऐसे ही यस एग्जैक्टली। जो एक असेसमेंट साइकिल है वो 2 दिन के लिए यदि आप आ जाएं तो बहुत सारी जांचें करके हम, सर इसे आप ग्राफ पे थोड़ा बता सकते हैं? मतलब ये जो एक्चुअल जो हम IVF करेंगे उस IVF को हम यहाँ से यदि डे 2 से स्टार्ट करते हैं यदि, तो यहाँ से तो इंजेक्शन लगेंगे जब IVF होगा, पर इसके पहले का जो साइकिल है इसको हम असेसमेंट साइकिल बोलते हैं। इस असेसमेंट साइकिल में यदि आप हमारे पास में 2 दिन के लिए भी आते हैं तो इसमें ब्लड टेस्ट, हिस्ट्रोस्कोपी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं ताकि हम आपको प्लान कर सकें कि हम डे 2 में कैसे बुलाएं, कब बुलाएं, 1 महीने रुक के बुलाएं। तो ये आप यदि 2 दिन के लिए हमारे पास जबलपुर में आते हैं तो आपका ये कब आएँ, ये आप कभी भी आ सकते हैं, ये आप कभी भी आ सकते हैं, पर ये एक्चुअल IVF करने के पहले जो असेसमेंट साइकिल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फीमेल का, मेल का ये जांचें होना बहुत ज़रूरी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, वैक्सीनेशन लगाइए कोरोना का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ये चैनल पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन को भी देख लीजिए ताकि नया जो हम वीडियो बनाते हैं वो आपके पास पहुँचे, और अपने दोस्तों को भी बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।